नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। सत्र पर समर। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 22 से 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इनमें सरकार कई शासकीय और वित्तीय कार्य पूरा करेगी। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अवधि कम होने को लेकर समर छिड़ गया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विपक्ष सोया पड़ा है। कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता केवल गांधी परिवार का चरण वंदन करते हैं और गांधी परिवार ने के किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। बलौदाबाजार में आगजनी हुई है, शिक्षा सत्र शुरू हुआ है और शिक्षा मंत्री नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे हैं। इस पर चर्चा के लिए समय कम पड़ जाएगा, इसलिए सत्र के समय को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश सत्र के समय पर राजनीति पहली बार नहीं हो रही है। विपक्ष ने ही जो है भाजपा के सत्र के समय को लेकर सवाल उठाती रही है। इस बार समय सीमा कम होने का मौका कांग्रेस के पास है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले इस बारे में राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनके विचार भी हम लोग सुन लेते हैं। 22 तारीख से 26 तारीख 5 दिनों तक मानसून सत्र है और जैसा विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है, विपक्ष पूरी तरीके से सोया पड़ा है और वो तो अपने विधानसभा में जो करारी हार हुई है उसकी समीक्षा नहीं कर पाए। लोकसभा में उनका सुपड़ा साफ हो गया तो वो क्या विधानसभा में हम सामना कर पाएंगे। और जैसा कि माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक एक करके सारे वादों को पूरा कर रहे हैं, उनके पास में कोई मुद्दा भी नहीं है। देखिए, हमारे पास तो मुद्दे बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, एक बलौदाबाजार में जो आगजनी हुआ है, जो कोई दूर में 19 लोगों की मौतें हुई है। अभी आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो कवर्धा जिले में हो रहा है, गृह मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है। दर्जनों हत्या, दर्जनों बलात्कार की घटनाएं और सारे मतलब कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रही नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। दूसरा, क्योंकि पावत सत्र है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला, मानसून वैसे विलम्ब से आया, खाद बीज की उपलब्धता नहीं के बराबर है, तो उस मामले में भी इस मामले को उठाया जाएगा। शिक्षा सत्र चल रहा है, शुरू हुआ है, तो ये मुद्दे भी उठेंगे। तो बहुत सारे हम विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष को लगता है कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए हैं और विपक्ष के पास विधानसभा में बोलने बताने के लिए कुछ नहीं है। 5 दिन का जो सत्र है वो पर्याप्त है और विपक्ष जो है अनावश्यक शोर कर रहा है। इस तरह का सत्ता पक्ष का सोचना है। हमारे साथ इस विषय पर सत्र पे समर पे बातचीत करने के लिए गोपाल सामंतो जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ नीता लोधी जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी के सिकंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। गोपाल भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये 5 दिन का सत्र है और चूंकि जैसा कि अभी भूपेश बघेल कह रहे थे कि बलौदाबाजार में जो एक बड़ी घटना हुई है, जो कभी छत्तीसगढ़ में कोई सोच नहीं सकता, इस तरह की बड़ी घटना हुई है। शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है। शिक्षा मंत्री जो थे बृजमोहन अग्रवाल, वो लोकसभा में जा चुके हैं, इस्तीफा दे दिए, उनका पद खाली है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो नक्सलाइट के साथ मुठभेड़ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें भी धुंधल का छाया हुआ है। कई मुद्दों की वो बात कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये 5 दिन में ये संभव नहीं है। पहला दिन जैसा कि अमूमन होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी श्रद्धांजलि, किसी को परिचय कराने, किसी को याद करने में चला जाता है। तो ले देखिए 4 दिन बचेंगे। उस 4 दिन में भी बहुत सारे जो सरकारी विधेयक हैं जिन पे स्वीकृति चाहिए वो आएंगे। तो विपक्ष को लगता है कि हमको बातचीत करने के लिए एक लंबा समय चाहिए,
जो इस सत्र में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें मात्र 5 बैठकें हो पा रही हैं, ये कम है। इस बारे में आपका क्या कहना है? भूपेश बघेल जी अपना इतिहास भूल चुके हैं। 5 साल का जो काला कार्यकाल उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया है उसको संपूर्ण रूप से वो भूल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 3 दिन का भी विधानसभा सत्र दिखाया है। पिछला मानसून सत्र उनका 12 से 19 जुलाई तक का था, जिसमें 2 दिन शनिवार और रविवार होने के कारण अवकाश था और 1 दिन अवकाश दे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें भूपेश बघेल भूल चुके हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी समय पर ध्यान नहीं देती, काम पर ध्यान देती है। 70 साल में कांग्रेस ने जितना काम नहीं किया होगा, 10 साल की मोदी सरकार ने वो काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में जो भी विकास के काम हुए हैं वो 70 साल की एक तरफ देख लीजिए और 10 साल के एक तरफ देख लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो स्वास्थ्य के नाम पर एक एम्स 2003 में देती है और दोबारा एक एक्सटेंशन सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने एम्स का नया रायपुर में दिया। लेकिन भूपेश बघेल ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 4 साल में उस एम्स को 200 एकड़ की जमीन नहीं दे पाए। भूपेश बघेल बात करते हैं बलौदाबाजार की, तो भूपेश बघेल शायद कवर्धा का वो काला दिन और बीरनपुर की वो घटना भूल चुके हैं जब उनका मंत्री और विधायक तक के बीरनपुर नहीं पहुंचा था और कवर्धा नहीं पहुंचा था। और उसके बाद मोहम्मद अकबर 120 गाड़ियों का काफिला लेकर कवर्धा प्रवेश करते हैं। भूपेश बघेल को ये सारी बातें दोबारा याद करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से जनता ने उनके चेहरे पर तमाचा लगाया है 2-2 चुनाव में, उस तमाचे की गूंज अभी भी उनके कान में गूंज रही होगी और शायद इसी गूंज में वो अपने बुद्धिमत्ता को भूल चुके हैं और बिल्कुल अपने इतिहास को भूल चुके हैं। जी, वो बोलते हैं कि आज शिक्षा मंत्री नहीं है और शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। क्या वो इस इतिहास को भुला पाएंगे कि उनके एक मंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि विभाग से इस्तीफा दिया था और उस विभाग में 2 महीने तक के कोई मंत्री नहीं था। ये कैसी बात करते हैं भूपेश बघेल जी? आप कोशिश करिए, दोबारा कोशिश करिए अपने इतिहास को समझने की। और इतिहास को 5 साल आपने काल दिया है, उस काले कार्यकाल पे एक बार दोबारा चिंतन करने का समय है आपका। तो दरअसल ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के जो 5 साल के कार्यकाल में जो गलती हुई है, उन गलतियों को गिना के या उन्होंने जिस तरह उनकी सरकार में हुआ है उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की बात या उस पर सवाल उठाकर आप कह रहे हैं कि ये जो 5 दिन का सत्र हो रहा है ये कोई छोटा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता नीता लोधी जी जुड़ी हुई हैं। मैं नीता जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी गोपाल सामंतो जी ने जो बात कही उससे कहाँ तक आप सहमत हैं और क्या विपक्ष को ये नैतिक अधिकार है क्या वो इस तरह के सवाल करे, क्योंकि पूर्व में उसने इस तरह का आचरण कर चुका है? देखिए, आप सबको नमस्कार। और सबसे छत्तीसगढ़ की आज जो दुर्दशा है, छत्तीसगढ़ की आज जो परिस्थितियां और माहौल है, इतिहास गवाह है कि ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं, माहौल ऐसा क्रिएट नहीं हुआ। बलौदाबाजार जैसी घटना जो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना रही, जिसमें कि सारा छत्तीसगढ़ दहला हुआ है, दहशत में है। कलेक्टर ऑफिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नक्सल क्षेत्र से दूर, नक्सलाइट घटनाएं तो दूर, एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय तक क्या सुरक्षित नहीं है, ऐसा हमारा चाय सरकार यहाँ पे चल रही है। नक्सल घटनाएं निरंतर बढ़ती जाती है। बलौदाबाजार की घटनाएं देखिए, बिजली आधी देखिए, आज मैं आपसे नहीं मिल पा रही हूँ बिजली के कारण, बिजली का कट ऑफ हो चुका है ना। और ये बताया महतारी वंदन पे नाम पे इन लोगों ने ठगने का काम किया। जितनी सरकारी योजनाएं थी, जितनी सुराजी ग्राम योजनाएं थी, जो गांव को सुदृढ़ करने वाली योजनाएं थी, शायद सरकार उसको निरंतर करते चली जा रही है। गरीबों की थाली से खाना छीनने का काम इन लोगों ने कर दिया। स्कूल की बात जो भाई साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पे बच्चे हैं पर मंत्री नहीं है भाई। हाँ, ये तो केवल शायद सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, जिसका रिमोट कंट्रोल और कहीं है और केवल 2 लोग चलाएंगे इसको और दिल्ली से इनका चालू होगा। ये केंद्र की बात कह रहे थे, कौन सी केंद्र की सरकार? वही जो 10 साल आटा, तेल, घी, शक्कर, पनीर, दूध, दवाई और पढ़ाई तक में जीएसटी लगाने वाली केंद्र की सरकार, महंगाई की मार मारने वाली केंद्र की सरकार, जिसने महिलाओं के किचन में डाका डालने का काम किया, बच्चों की पढ़ाई को छीनने का काम किया। आज बताएं, आज किसान कितने परेशान है, खाद बीज की समस्याएं कैसी हो रही है, जहाँ पे बारिश नहीं है वहाँ क्या व्यवस्था है, कौन देखा है? कहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कहाँ? और केवल ये 5 दिन का सत्र और 5 सत्र ला के ये सोच रहे हैं कि हम ऊंची पाए और काम कर लें।
इनके मंत्रियों के लिफाफे भी बंद लिफाफे में आ गए। पर मैंने कहा ना, टोटल ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है। लोगों की मानवता, लोगों की आत्मा, लोगों की दुख दर्द को, लोगों के परेशानियों को पहचानने वाली सरकार ये नहीं है। चलिए अभी हम और इस पे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी के सिकंदर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है, इधर कांग्रेस कह रही है कि वो भाजपा पे आरोप लगा रही, भाजपा कह रही कि आप हमको मत बताइए आपने किस तरह के सत्र चलाए, आपने 2 महीने आपका कोई मंत्री नहीं था, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ये पूरा मामला आप किस तरह से देखते हैं और इसमें फैक्चुअल क्या है, मतलब तथ्यात्मक चीज़ें क्या हैं? सदन जो है चर्चा के लिए होती है। अब सदन, ये बात सही है कि कांग्रेस के समय में भी सदन जो है बहुत कम समय के लिए चला है, और सदन कम समय के लिए चला ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस दरमियान काम क्या हुआ और चर्चा क्या हुई। हमारे सारे विधायकों को क्या बोलने का अवसर मिला, क्या सारे बातों को स्पष्ट समझा कि सरकार ने विपक्ष को समझा और विपक्ष ने सरकार को समझा। 5 दिन का ये सत्र है, सरकार अपने हिसाब से सत्र रखती है, उसे जितने काम रहते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव होता है, उस पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन देखा यह गया है कि सत्र लंबा हो या छोटा हो, सिवाय हंगामे के कुछ होता नहीं है। बेल में चले जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, फिर वही अंबेडकर की मूर्ति के पास जाकर प्रदर्शन करते हैं। इससे जनप्रतिनिधि जिस कारण से जहाँ से वो चुन कर आए हैं उनके साथ वो न्याय नहीं कर पाते हैं। उनको चाहिए कि सरकार को भी चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए। सरकार चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष का भी दायित्व है कि सरकार को चलने दे और उसको मुद्दों के आधार पर घेरे और सदन के अंदर घेरे। क्योंकि सदन इसीलिए है कि आपको पूरा बोलने का अवसर मिलता है। इसलिए सत्र जो है छोटा बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, सत्र का उपयोग कितना किया गया ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि सरकार की नीयत, अगर विपक्ष को दबाना है तो ये गलत है, लेकिन सरकार की नीयत अगर ये है कि कम सत्र होने से जो विधायकों को अतिरिक्त भत्ता देने का खर्च है उससे बचत होगी, तो ये शायद पॉजिटिव भी हो सकता है। रह गई बात राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप, ये आम बात है। हर व्यक्ति, हर दल अपने काम को गिनाने की बजाय दूसरों की कमियां गिनाने का काम करता है। ये राजनीतिक दलों का चरित्र है। वो अपना बताते हैं कि हम आपके समय में कोई भी दूध का धुला हुआ है, कोई राजनीतिक पार्टी न दूध की धुली हुई है, ना कोई उनका शासन दूध का, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो उन कमियों के बीच में से अच्छाई खोजकर आगे बढ़ना होगा, और दोनों दलों को इस रूप पर ध्यान है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो चुन कर आए हैं जनता के हितों के लिए। इस तरह के छोटे छोटे आरोपों पर तो आपने ऐसा किया था, तो आपने ऐसा किया था, इससे प्रदेश की कोई भलाई नहीं होगी। अगर मुद्दों पे बात हो, अगर कार्य की बात हो कि इनके क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, विकास के कौन से काम रुके हुए हैं, उन मुद्दों पर कौन उसके बीच में काली भेड़ बनकर काम कर रहा है सरकार के कामकाज के बीच में, और विपक्ष उसमें कहाँ आड़े आ रहा है, सरकार के कौन सी नीतियाँ जो है वो जनहित में नहीं है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और सदन का उपयोग पूरी तरह से इसी पर होना चाहिए था। ठीक है। मैं नीता जी आप पास लौटूंगा कि इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो 5 दिन का सत्र है छोटा है और आपके पास मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं और लोगों के सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर कि भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि नहीं साहब ये 5 दिन का जो है ये चर्चा नहीं होगी और हमको बड़ा सत्र चाहिए? तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे आप लोगों ने चिन्हित किए हैं? देखिए, पिछले 6 महीने में सरकार अपने प्रशासन को, शासन को सुचारू रूप से चलाने में नाकामयाब रही। आप देखिएगा, बलौदा बाजार का मुद्दा हो, चाहे नक्सल घटनाओं में वृद्धि की घटना हो, चाहे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लूट खसोट की, चाकूबाजी की, हत्या की और बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रशासन बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। और आप देखिए, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, महिलाएं परेशान है, किचन में राशन नहीं है, राशन किसी को मिल नहीं रहा है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है। ये 1000 रुपए महतारी बंधन योजना के तहत दे रहे हैं, आधी महिलाओं को मिला है, आधी महिलाओं को नहीं मिला है। हम 35 किलो चावल देते थे, ये 5 किलो चावल कर दिए, वो भी अभी राशन कार्ड नवीनीकरण के कारण और ये छोटी छोटी नेतागिरी के चक्कर में सारे लोग इकट्ठा करके रख दिए, जनता को लोग वापस से वितरित नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी मुद्दे हैं, खाद बीज की
लीजिए, हम लोगों ने इनको पैसे दिया करते थे, वो पैसे यदि किस्तों में नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आप ग्रामीण क्षेत्र लेके शहरी क्षेत्र तक आप देख लीजिए, सरगुजा से लेके बस्तर तक देख लीजिए, कवर्धा से लेके आप आगे तक देख लीजिए, सारे जगह कोई भी खुश नहीं है। ग्राम स्वराज योजना जो हमारी चलती थी वो भी ये बंद कर दिए हैं ये लोग। धीरे धीरे सारी जन हितकारी योजनाएं बंद कर दे रहे हैं। लोग बहुत परेशान और हताश हैं। निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पक्ष विपक्ष जब प्रश्नकाल में लोगों को प्रश्न का उठाने का जहाँ अवसर मिलता है, वहीं ध्यानाकर्षण भी लगाकर दिया जाता है। सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि विपक्ष को सुने। एक स्वस्थ सरकार चलाने के लिए विपक्ष के साथ चर्चा करना, विपक्ष को सुनना अति आवश्यक है। जी, अभी कुछ योजनाओं के सरकार ने नाम बदले, कुछ योजनाएं जिनको भूपेश बघेल की सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही थी, नरवा गुरवा बाड़ी से लेके राजीव मितान से लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ नाम बदलने की बात हो रही है। ये भी क्या एक मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है। आपने बंद क्यों किया? जहाँ लाखों महिलाओं को रोजगार मिल पा रहा था, युवा आगे बढ़ पा रहे थे। रीपा का प्रोजेक्ट हमारा इतना अच्छा था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में छोटे छोटे उद्योग लगा के लोग आत्मनिर्भर बन पाते थे। ये 6 महीने में इतनी व्यवस्था चरमरा गई है कि लोग हताश और परेशान हैं। जहाँ लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो गए थे और बढ़ गए थे, साल सरकार ने उन्हें वापस से पीछे धकेल दिया। बेरोजगारी भत्ते को भी इन्होंने बंद कर दिया। महतारी वंदन के नाम पे कुछ महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड की वही स्थिति है, कानून व्यवस्था वैसे ही है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो लगातार घटनाएं ऐसी वारदातें सामने आके हमें सामने देखने को मिलती है। जी, अभी जब पिछली सरकार थी तो उस सरकार में पीएससी घोटाले को लेकर बहुत बातचीत हुई थी और फिर सीबीआई जांच भी चालू हुई है। पर अभी ये सरकार बनने के बाद नीट की जो परीक्षा है और ये जो सारी परीक्षाएं, इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। एक दूसरा, ये जो जिस तरह की स्कूल कॉलेज अभी चालू हो रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतों की बातचीत हो रही है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग विधानसभा के जरिए उठाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसने ये सारे मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था और उनकी संख्या भी कम थी। इस बार आपकी संख्या जो है वो ज़्यादा है विधायकों के रूप में, तो आपको लगता है कि हमारे विधायक ज़्यादा हैं और हम इन सारे मुद्दों को उठाएंगे? जी बिल्कुल सर, और सभी को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। हमारी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हम विपक्ष को पर्याप्त बोलने का समय देते थे। आप ये बड़ी बात पर ध्यान रखिए कि वहाँ पे काम अच्छे से हो पाते थे और लोगों को अपनी बातें रखने का अवसर मिल पाता था। अभी इतने कम समय में और इतने ज्यादा मुद्दे आपने देखा। आप नीति वाली बात देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्री लापता है, उनका मंत्रिमंडल ही अभी गठन नहीं हो पाया। चाहे आप किसानों की बात कर लीजिए, बेरोजगारों की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, श्रमिकों की बात कर लीजिए, युवा शिक्षित बेरोजगारों की बात कर लीजिए, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र देखिए, कहीं बंडल बने हुए रखे पड़े हैं जाति प्रमाण पत्र। किसी कलेक्टर कार्यालय में एक जन का काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप बीच की बात देख लीजिए, किसान, महिलाएं, श्रमिक, युवा, शिक्षित बेरोजगार, सारे लोग परेशान हैं। जी नीता जी, चलिए तो बात करते हैं। ये मोदी की गारंटी का समय है, विष्णु के सुशासन का समय है और सरकार भाजपा कह रही कि हमने जितने वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं, तो विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है। तो मैं गोपाल सामंतो जी से नीता लोधी जी जो बात कह रही थी, गोपाल भाई मैं जानना चाहूँगा सिलसिलेवार, थोड़ा आप भी बताएं। नीता जी को बहुत समय मिला और नीता जी ने बार बार वही बात कही। नीता जी कहती है रीपा की बात। अब मैं तो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूं कि रीपा के बात पे आप सामने आइए। 2 करोड़ रुपए का बजट था रीपा में, एनआरएलएम का बजट को मोड़ा गया रीपा के तरफ और रीपा में क्या हुआ? 2 करोड़ के बजट में 15 लाख रुपए का प्रावधान था केवल प्लानिंग का, 5 लाख रुपए का प्रावधान था पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का और 10 लाख का प्रावधान था मीटिंग का। आप बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट के जान को आप निकाल देते हैं, 20% पैसा आप निकाल के रख देते हैं, दरकिनार कर देते हैं केवल प्लानिंग के लिए। और एक जिले में आपने कितने रीपा शुरू किए? किस रीपा का सक्सेसफुल मॉडल तैयार हुआ? किस रीपा से प्रोडक्शन चालू हुआ? इसकी कोई जवाब नहीं देते। पिछले विधानसभा में आपके सारे पूर्व मंत्री घिराए हुए थे। और बात करते हैं नक्सलवाद पर, आपने सही कहा नीता जी, नक्सलवाद पर इसलिए कोई
आपको न्यूज नहीं मिलती थी कि आपकी सरकार खामोश थी। और आज कोई नक्सल गतिविधियों की घटना नहीं आती है, नक्सली मुठभेड़ की खबरें आती है। 150 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे शासन में जब विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, उन्होंने मार गिराने का काम किया। तिसाड़े देखिए नीता जी, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था, आपको 3 बार मौका मिला, तब भी आपने बोला, और मैं अभी बोलना चाहता हूँ। 350 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 500 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। आप क्या जवाब देंगी? आप बोलते हैं विपक्ष को मौका नहीं दिया था, आपके पूरे की पूरी विपक्ष बलौदा बाजार में गई, उन्हें बोलने का मौका दिया गया। बीरनपुर में जब विपक्ष की टीम गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कवर्धा में जब विपक्ष की टीम गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ है थे आप? कहाँ थी कांग्रेस की सरकार? कहाँ थी न्याय? आपने इमरजेंसी का काला थप्पड़ लगाया है पूरे देश को और पूरे समाज को। आप क्या नेताजी बात करेंगे और कांग्रेस क्या बात करेंगी? आपके अगर पास तथ्य है, तथ्य पूर्वक बात करिए। कुछ महिलाओं को महतारी वंदन मिला है, बोलते हैं 66 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ हो रहे, इसलिए टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग को छोड़ा था। नेताजी, बात करने से पहले अपने इतिहास को देखिए। जैसे भूपेश बघेल अपने इतिहास को भूल चुके हैं, वैसे ही आप भी इतिहास को भूल चुके हैं। आपके काले कार्यकाल को किसी ने नहीं भूला है। जहां जहां मौका मिलता है जनता को आपको सबक सिखाती है। आप निश्चिंत रहिए, नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और आपको दोबारा सबक सिखाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप बात करते विधानसभा की, आप विधानसभा में पार्टिसिपेट कब करते हैं? आपके सारे लोग तो बाहर चले जाते हैं, और विधानसभा में आप बताएंगे क्या? आपके काले कार्यकाल के करतूते। आपने महादेव के नाम पर भी सट्टा ऐप चलाया, आपने कोयला घोटाला किया। आप बिजली की बात करते हैं, आपने एक परिवार को पूरे छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन का काम दे दिया। आज आपके राज्य के 5-5 अधिकारी जेल के अंदर है, 3 बड़े नेता आपके जेल के अंदर है। आपके कांग्रेस का कोषाध्यक्ष फरार है पिछले 2 महीने 3 महीने से। आप क्या बात करेंगे नेताजी? आप पहले सोचिए तो एक बार। आपके कोषाध्यक्ष को आज पलायन करना पड़ा है, आज फरार होकर रहना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है आखिर? आप जवाब दीजिए। गोबर की बात करते हैं, गोबर में आपने घोटाला किया। आपने कौन सा क्षेत्र छोड़ा जहां पे आपने घोटाला नहीं किया? नेताजी, थोड़ा आप धैर्य से सुन लीजिएगा, फिर आपकी बारी आएगी, नहीं तो फिर सुनाई नहीं आएगा कि क्या कोई बोल रहा है। पहले सामंतो जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास भी हम आएंगे और आप सिलसिलेवार बात कर सकती हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ है कि तथ्यों पर जानकारी नहीं दे सकते। जब मैं तथ्यों की बात करता हूं तो ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाते, क्योंकि तथ्य इनके पास है ही नहीं। मुझे बताएं ना, मैं आपको जानकारी देता हूं। आपके पाटन में आपके मंत्री ने हर्बल पार्क के नाम से पार्क बनवाया, अपने भाई को ठेका दिया, अब उनके भाई ने ठेका लिया, हर्बल पार्क बना, एक हितग्राही को हर्बल पार्क अलॉट नहीं हुआ। आपको जानकारी के लिए अगर नहीं है तो अपने पाटन विधायक भूपेश बघेल से पूछिए। आप देखिए, तथ्यों पर जानकारी दीजिए, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है नेताजी। चलिए, मैं थोड़ी देर नेताजी, और मैं गोपाल भाई को रोकता हूं, चला हम थोड़े बातचीत को शांत करते हैं। एक बात अभी गोपाल जी ने महत्वपूर्ण बात कही, इसमें मैं अपने साथी सिकंदर के पास जाऊंगा। महादेव ऐप का जिक्र किया इन्होंने। मुझे लगता है कि जब ये चुनाव के समय एक पूरा नैरेटिव सेट हुआ कि ये महादेव ऐप भूपेश बघेल के संरक्षण में चल रहा है या कांग्रेस के, पर कांग्रेस की सरकार को गए 7 महीने हो गए। महादेव ऐप और उससे ज़्यादा बहुत सारे ऐप अब तो बहुत खुलेआम जो है, हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि ये ऐप चल रहे हैं और लोग बड़े बड़े पूंजी लगा रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों के नाम आए थे उसमें वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये उस समय तो ये लगा कि जैसे ये पूरे महादेव ऐप के मुख्य कर्ता धर्ता जो है वो भूपेश बघेल। तो सिकंदर, हमने इस पे पहले भी बातचीत की है। तो ये अभी जिस तरह के कि भाजपा के गोपाल सामंतो जी कह रहे थे कांग्रेस से कि आपके समय तो महादेव ऐप की बात भी हुई, और अभी हम देख रहे हैं कि सत्ता जिस तरह संचालित होती है, पार्टी किसी की भी हो। अभी हमने देखा कि थोड़े दिन पहले कुछ और अधिकारी इधर उधर गड़बड़ियाँ करते पकड़े गए। तो और अभी हमने देखा कि परीक्षाओं में जिस तरह से पूरे देश में हुआ वो भी हमारे सामने है। तो एक तंत्र जो है, क्या ऐसा होता है कि सरकार बदलती है तो बहुत सारे लोग अपना रवैया नहीं बदलते, या वो सब चीज़ें चलती रहती? सरकार जो है वो चलती है मंत्रियों से, और जब तक मंत्रियों के पास कोई मंत्र नहीं होगा तो तंत्र ऐसे ही चलेगा। मंत्री ही मजबूत नहीं रहेंगे तब मंत्र नहीं दे पाएंगे और सरकार नहीं चला पाएंगे।
अधिकारी जो होते हैं उनका अपना चरित्र होता है काम करने का और टालने का। वो काम को अपने ढंग से करते हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि या तो सरकार का उस पर अंकुश नहीं है, और दूसरी बात है कि सरकार का अंकुश है तो फिर भ्रष्टाचार उसके अंदर है, कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये जेपी ने कहा था। उस समय मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ में आया कि भ्रष्टाचार ऊपर अंत कहाँ होता है। तो ऊपर में अंत होता है सरकार के पास जाकर, क्योंकि उसके बाद तो कहीं कुछ नहीं है। तो क्या सरकार के बैठे हुए लोग पैसे ले रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? केवल जांच एजेंसी के भरोसे हम इसको नहीं छोड़ सकते। सीधी सीधी बात है, इस मामले में राजनीति करने के बजाय जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए थी। भाजपा सरकार बनी थी जब इन्होंने महादेव ऐप का मुद्दा उठाया था, तो उनको चाहिए था कि सरकार बनने के साथ अपनी वो प्रतिबद्धता और संकल्प दिखाते कि जो जो अधिकारी महादेव सट्टा ऐप के लिए जिम्मेदार है उन पर सीधी निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। उनको लाइन हाजिर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके देखरेख में वहाँ हो रहा था। क्योंकि सबसे पहली बात है, दुर्ग में अगर संचालित हो रहा है तो वहाँ का कमिश्नर सोया हुआ है, वहाँ का डीएम आँख बंद कर बैठा हुआ है, वहाँ का एसपी क्या कर रहा है, खुफिया तंत्र क्या कर रही है। अगर ये काम भूपेश सरकार में हुआ था तो बीजेपी सरकार को इसको सुधारना चाहिए था। इससे एक संकेत जाता, एक संदेश जाता प्रशासन के बीच में भी कि अगर हम कार्रवाई इस तरह की नहीं करेंगे, सख्ती नहीं बरतेंगे, तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अधिकारियों की कार्रवाई से, अधिकारियों की शिथिलता से, चाहे वो प्रभाव के कारण हो और या दबाव के कारण हो, किसी भी स्थिति में हो, बदनामी सरकार की ही होती है। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर गलत हो रहा है तो इसकी बदनामी कौन उठाएगा। सीधा सीधी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और विपक्ष में जो होता है वो आरोप लगाता है। इसलिए इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा के मामले में भी अगर ऐसा हुआ है, जैसा कि जांच चल रही है, मेरा मानना है कि प्रथम जो काम बाद में हुआ कि एनटीए के जो है अध्यक्ष को बाद में हटाया गया, वो पहले ही हटाया जाना चाहिए था। क्योंकि आरोप पहले से बाद में जब सिद्ध होते फिर हम बहाल कर लेंगे, हमारे पास उसका अधिकार है। लेकिन त्वरित कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक हम जो है राजनीतिक बयानबाजियों में उलझे रहेंगे, तब तक इस तरह की स्थिति से कोई नहीं निपट सकता है। ठीक है, गोपाल सामंतो जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात उठाई थी। तो गोपाल भाई, मैं चाहूँगा कि इस बात को भी आप थोड़ा और स्पष्ट करें। निश्चित रूप से भाई साहब ने तो कहा, वो स्पष्ट रूप से ठीक बात है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो महादेव सट्टा ऐप पे जो जो लोग संलिप्त थे उनको पकड़ा गया। आज तक के 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, पैसे बरामद किए गए, उन पे खोजबीन जारी है, सारे काम हो रहे हैं। पीएससी घोटाला होता है, उस पर सीबीआई जांच रखी जाती है। कोयले घोटाले के आरोपियों को और सघनता से पकड़ा जाता है, उनको कानून के हवाले किया जाता है। शराब घोटाले के कारोबार में जिनका नाम आया उनका गिरफ्तार किया गया। मैं आपको खुलासा करके आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, कांग्रेस शासन में जो आवास मंत्री रहे, उनके सगे छोटे भाई की कंपनी को नए रायपुर में 12 से अधिक काम दिए जाते हैं। अरे छोटा सा छोटा टेंडर निकलता है, उसमें लिखा रहता है कि आपके किसी ब्लड रिलेटिव का इसमें नाता तो नहीं है, कृपया हाँ या ना कहिए। अगर हाँ कहें तो कौन है और उसकी जानकारी दिया जाए, या उस टेंडर से उसको बाहर रखा जाए। ऐसी कौन सी बाध्यता होती है मंत्री की जो अपने भाई को खुलेआम 12-12 टेंडर देते हैं। आज विधानसभा बन रहा है तो उनके भाई बना रहे हैं, आज गेस्ट हाउस बन रहे हैं तो उनका भाई बना रहा है, आज अगर स्टेशन बन रहे हैं तो उनके भाई बना रहे हैं, आज अगर पाटन में फूड पार्क बनता है, हर्बल पार्क बनता है, उनके भाई बना रहे हैं। उनके सारे विभागों के काम एक कंपनी को दिया जाता है। क्या ये घोटाला नहीं है? क्या इस पे नेताजी नहीं बोल सकती? अरे आपके शासन में तो आप लोगों की भी अनदेखी हुई है। और सुनिए, आपके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी का नेता हराता है और उसके बाद 5:30 बजे राहुल गांधी उनको बधाई देते हैं। और टीएमसी की वही नेत्री जिसने कांग्रेस से गुस्सा होने के कारण कांग्रेस छोड़ा था, और वही नेत्री आपके नेता प्रतिपक्ष को हराने के बाद प्रियंका गांधी को चुनाव जिताने की कल्पना लेती है, शपथ लेती है, और प्रियंका गांधी उनका स्वागत करती है। अरे कांग्रेस तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी है। एक व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी संसद में गोपाल भाई, चलिए, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी है,
इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भर भर के बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही कि वो क्या वजह है। बहरहाल हम ये देखते हैं कि सत्र का समय कम होने से कितने मामले उठते हैं, कितने नहीं उठते हैं। विपक्ष प्रदर्शन सत्र के भीतर भी सवाल उठा सकता है और सत्र के बाहर भी, वो विधानसभा के बाहर भी अपना मामला जो है वो उठा के लोगों के बीच जा सकता है। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे को उधर से काम